Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Ghulam Fatma. Today we will discuss asthma. Asthma is a chronic inflammatory disorder which is characterized by hypersensitivity to allergen. एस्थमा बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर किसी भी एलर्जन की वजह से जो लंग्स हैं दे शो हाइपर सेंसिटिविटी। और जब हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं कुछ मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस की वजह से क्या होता है कि लंग्स के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब जब इतने इवेंट्स लंग्स के अंदर किसी भी एलर्जन की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होंगे तो जो एयरवेज हैं लंग्स के दे विल गेट नैरो डाउन। जब एयरवेज नैरो डाउन हो जाते हैं तो उसकी वजह से वीजिंग होती है, एक साउंड विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है विच इज़ कॉल्ड वीज। चेस्ट टाइटनेस होती है, बहुत ज़्यादा कफ खांसी आती है और सांस लेने में मसला होता है। ठीक है, अब ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स क्यों हो रही होती हैं? बेसिकली इट इज़ ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। अब वो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या क्या चेंजेस आती हैं इन अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर, अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल लंग एंड दिस वन इज़ द एस्थमेटिक लंग। नॉर्मल लंग आप इस तरह से देखिए कि ये हमारे पास एक लंग का एक एयरवे, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल किसी भी हम लेवल पे इसको डिस्कस करें तो ये एक एयरवे है विच इज़ ओपन वन। इसके बिल्कुल ये जो लाइनिंग है इसके अंदर म्यूकस की एक लेयर होती है ताकि इसको प्रॉपरली लुब्रिकेट कर सके। ठीक है, और यहाँ पे कुछ म्यूकस ग्लैंड्स, और ये बेसिकली एक ओपन एयरवे है जबकि ये नॉर्मली होता है पेशेंट्स के अंदर, नॉर्मल जो हेल्दी पीपल होते हैं उनके अंदर होता है। जबकि ऑन द अदर एस्पेक्ट जो एस्थमेटिक लंग होते हैं, एस्थमेटिक लंग के आप देखो म्यूकस ग्लैंड्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये येलो कलर में जो एक थिक म्यूकस लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। समटाइम्स ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये इस पूरे के पूरे एयरवे को ब्लॉक कर देती है। सेकेंडली, एस्थमेटिक लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रहे होते हैं। आपको पता है इन्फ्लेमेशन का एक साइन है स्वेलिंग। जब ये एयरवेज स्वेल हो जाएंगे तो ये जो इतनी बड़ी स्पेस है वो नैरो डाउन होके इतनी स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, अब जिस एयर ने इतनी बड़ी स्पेस में से पास होना था, अब उसी क्वांटिटी ऑफ एयर ने इतनी स्मॉल स्पेस में से पास होना है। इसी वजह से इन पेशेंट्स के अंदर सांस लेने में मसला होता है। सेकेंडली, जब इतनी स्मॉल स्पेस के अंदर से एयर पास होती है तो नैरो एयरवे में से पास होने की वजह से एक विस्लिंग साउंड आती है विच इज़ कॉल्ड वीज। वीज होती है बेसिकली लार्ज एयरवे के लेवल पे। ठीक है, मींस के जो सांस के साथ विदाउट ऑस्कल्टेशन जो हमें साउंड आती है। अगर बहुत स्मॉल एयरवेज के अंदर इस तरह से चेंजेस आ रही हों तो बहुत स्मॉल एयरवे की जो चेंजेस हैं उसको हम ऑस्कल्टेशन पे पिक करते हैं। सो इन पेशेंट्स के अंदर रोंकाइज भी होते हैं। ठीक है, तो उसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली इन्फ्लेमेशन है और वो इन्फ्लेमेशन किसी भी एलर्जन की वजह से होती है। और इन्फ्लेमेशन की वजह से एक तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, उसकी वजह से ब्रोंक्यूल्स का साइज़ बहुत नैरो हो जाता है। सेकेंडली, म्यूकस प्रोडक्शन उस इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द अर्ली एंड लेट फेज रिएक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पहली दफ़ा एलर्जन बॉडी में आता है हमारी बॉडी उस एलर्जन को नहीं जानती होती। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट अपने अंदर आईजीई एंटीबॉडीज़ बना देती है। ठीक है, आईजीई एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब सेम एलर्जन बॉडी में आएगा, रिपीटेड एक्सपोजर होगा एलर्जन से, तो ये आईजीई एंटीबॉडी मास्ट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मास्ट सेल्स उसकी वजह से डीग्रैन्युलेट होते हैं और जो अपने अंदर प्री फॉर्म्ड पहले से पड़े हुए मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर विद इन मिनट्स साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। और फिर क्या करते हैं, यही वाला एलर्जन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के थ्रू टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और वो टी सेल्स फर्दर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, फर्दर मास्ट सेल्स बनाते हैं और साइटोकाइंस के थ्रू लेट फेज रिएक्शन कॉज करते हैं जिससे पेशेंट के अंदर विद इन आवर्स
साइंस एंड सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं अर्ली लेट फेज रिएक्शन। बेसिकली दिस इज़ एग्जांपल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन, जिसके अंदर कुछ इमीडिएटली प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, कुछ जो है वो लेट फेज़ के अंदर मीडिएटर्स नए सिरे से बनते हैं, मींस के साइटोकाइंस, इंटरल्यूकन्स वगैरह बनते हैं, और वो इन पेशेंट्स के अंदर ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस कॉज करते हैं। अभी हम लोगों ने इतने सारे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को पढ़ा, लाइक ये जितनी भी चेंजेस आ रही हैं हमारे पास इस लेवल पे, ये सारी चेंजेस ये बेसिकली मीडिएटर्स की वजह से आ रही हैं, और वो मीडिएटर्स किसी ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से रिलीज़ होते हैं। अब हम वो सारे के सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? या तो एलर्जन हो सकता है, बेसिकली एलर्जन, इट कैन बी पोलन, इट कैन बी डस्ट, पेट्स, कुछ लोगों को जानवरों से, परिंदों से, कैट्स, डॉग्स, इन सब से एलर्जी होती है। कारपेट्स से भी बाज़ लोगों को एलर्जी होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। कोल्ड वेदर में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। बीटा ब्लॉकर्स, दे आल्सो कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, एंड टोबैको स्मोकिंग, ऑल दीज आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स। दीज आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर एस्थमेटिक अटैक हो सकता है। जब पेशेंट के अंदर एस्थमेटिक अटैक होता है और ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स, ये अर्ली फेज़, लेट फेज़ और लंग के अंदर इस तरह की मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर चेंजेस जब आ जाती हैं, तो उसके बाद पेशेंट कुछ साइंस एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है। जब नैरो एयरवे के अंदर से अब एयर गुजरेगी तो वीजिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑब्वियस बात है सांस लेने में मसला होगा, चेस्ट टाइटनेस होती है और कफ होती है। ये तो थी पेशेंट की साइंस एंड सिम्टम्स के, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, एंड दीज ऑल आर द सिनेरियो पॉइंट्स के जब भी हमें एस्थमा के बारे में क्वेश्चन आता है तो ये वीजिंग का जिक्र ज़रूर होता है, डायनल वेरिएशन, किसी एलर्जन का जिक्र ज़रूर होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन बेसिकली एस्थमा का जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होता है। क्लिनिकली हमें क्या चीज़ मिलती है? क्लिनिकली हमें हाइपर रेजोनेंट नोट मिलती है। हाइपर रेजोनेंट नोट क्यों होती है? इसकी रीज़न ये है बेसिकली कि एस्थमा हमारे पास एक जो ऑब्स्ट्रक्टिव और डिसऑर्डर की तरह डिसऑर्डर है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि हमारे पास ये एयरवे है, एयरवे लंग्स के अंदर एयर चली तो जाती है, ठीक है, लेकिन एयर वापस नहीं आती। वापस इसलिए नहीं आती कि ये जो एयर लाइनिंग है, जो हमारे पास एयरवे है, वो काफ़ी नैरो डाउन हो जाते हैं। तो इसके अंदर से एयर पास करती है लेकिन एयर वापस नहीं आती। अब जब एयर पास करती है वापस नहीं आती, इसका मतलब कि लंग्स के अंदर तो एयर ज़्यादा होगी लेकिन क्योंकि वो बाहर नहीं जा रही। जब लंग के अंदर एयर ज़्यादा होगी तो एज ए रिज़ल्ट रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा और नोट हाइपर रेजोनेंट हो जाएगी, ठीक है। तो परकशन नोट हाइपर रेजोनेंट इसलिए होती है क्योंकि ये बेसिकली एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की तरह डिसऑर्डर है, ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। तो उसकी वजह से एक्सपायरेशन में डिफ़िकल्टी होती है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड डिक्रीज़ हो जाता है लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जो लंग्स की जो नोट है, परकशन नोट, दैट इज़ रेजोनेंट और हाइपर रेजोनेंट। ऑस्कल्टेशन पे एयर एंट्री रिड्यूस और रोंकाइज होते हैं। रोंकाई और वीज की रीज़न वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एयरवेज काफ़ी हद तक नैरो हो जाते हैं। इन नैरो एयरवेज के अंदर से जब एयर पास होती है तो उसकी वजह से हमारे पास रोंकाइज होते हैं, वीज होती है, ओके। डायग्नोस हम किस तरह से कर सकते हैं? एस्थमा का डायग्नोसिस ज़्यादातर क्लिनिकल होता है। वी कैन गो फॉर एक्सरे। एक्सरे के ऊपर कुछ चेंजेस आती हैं, लाइक के हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो सकते हैं, ट्यूबुलर हार्ट, देन फ्लैट डायफ्राम, हॉरिजॉन्टल रिब्स। लेकिन ये वाले सारे जो एक्सरे के फीचर्स हैं ये ज़्यादातर COPD के अंदर ज़्यादा मार्क्ड होते हैं। एक्सरे जो एस्थमेटिक पेशेंट का वो समटाइम्स नॉर्मल भी होता है, ये फीचर्स काफ़ी हद तक कम भी होते हैं। सेकेंडली जो मेन इसका जो एक टेस्ट है जिसे हम डायग्नोज करते हैं, दैट इज़ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर हम बेसिकली लंग के फंक्शन टेस्ट, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम्स को, रेजिडुअल वॉल्यूम्स को, वाइटल कैपेसिटीज़, इन सब चीज़ों को डील करते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं इन पेशेंट का, जिसमें सबसे पहले FEV1 को समझना बहुत ज़रूरी है।
मीन्स के लंग के वो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो कि वो फर्स्ट सेकंड के अंदर एक्सपायर करता है, ठीक है। मीन्स के फर्स्ट सेकंड के अंदर जो लंग के अंदर एक इंस्पायरेटरी वॉल्यूम होता है, जितना वॉल्यूम एयर का अंदर लंग्स के जाता है, एक एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है जो कि लंग्स के बाहर निकलता है। अब वो जो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड के अंदर जो एक्सपायर हो रहा है ना, उसको हम कहते हैं FeV1, ओके। अब जब सारा का सारा एक्सपायरेटरी वॉल्यूम लंग्स से बाहर चला जाता है और जो पीछे लंग्स के अंदर वॉल्यूम बचता है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ओके। जो टोटल वॉल्यूम एक्सपायर होता है उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, और जो एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद वॉल्यूम एक्सपायर होता है उसको हम कहते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, कि हम इसको आगे ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स जब आएंगे वहाँ पे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमारा ज़्यादा कंसर्न FeV1 के साथ और रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ है, ठीक है। FeV1 बेसिकली जो फर्स्ट सेकंड के अंदर वॉल्यूम एक्सपायर होता है, तो ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की तरह डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक्सपायरेशन में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसका मतलब कि फ़र्स्ट सेकंड के अंदर एयर का वॉल्यूम कम एक्सपायर होगा, दैट इज़ वाई ये इसके अंदर FeV1 डिक्रीज़ होता है। अब FeV1 डिक्रीज़ कब होता है और ये इंक्रीज़ कब होता है? देखो, जब एयर वे खुला हुआ है तो ज़्यादा सारी एयर जाएगी, ज़्यादा सारी एयर वापस आएगी, इसका मतलब FeV1 बढ़ा हुआ है। लेकिन जब ये नैरो डाउन हो जाएगी तो इसका मतलब कि ये एयर अंदर गुजर तो सकती है लेकिन वापस नहीं आ सकती, तो FeV1 डिक्रीज़ हो जाएगा। अब देखें, जब भी हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं तो ब्रोंकोडायलेटर्स देने से क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर्स इस तरह से ये ब्रोंक्यूल्स हैं इसको ओपन कर देते हैं, इसका मतलब ज़्यादा सारी एयर एक्सेल हो सकती है, तो FeV1 इंक्रीज़ होता है। एक्सरसाइज करने से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी तो अगेन एक्सपायरेटरी डिफ़िकल्टी आएगी, जब एक्सपायरेटरी डिफ़िकल्टी आएगी तो FeV1 डिक्रीज़ होता है, ठीक है। अब कितने % डिक्रीज़ होता है ये हम देख लेते हैं कि FeV1 ब्रोंकोडायलेटर्स देने से मोर देन 12% इंक्रीज़ होता है, और जो हमारे पास एक्सरसाइज 6 मिनट एक्सरसाइज करने से FeV1 मोर देन 15% डिक्रीज़ होता है, क्योंकि एयर वे नैरो डाउन हो जाते हैं और हमारे पास जो पेशेंट्स हैं इनके अंदर डायनल वेरिएशंस होती हैं। एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर डायनल वेरिएशंस होती हैं। अगर इन पेशेंट्स को हम 2 वीक्स तक ऑब्ज़र्व करें तो एटलीस्ट मोर देन 3 डेज़ 20% से ज़्यादा डायनल वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्लिनिकली इन पेशेंट्स को डायग्नोज करते हैं। इसके अलावा ABGs भी हम करवा सकते हैं। ABGs के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड के देखते हैं। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ एस्थमा। इन द अर्ली फेजेस जब पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर कम होता है, लेकिन इन द लेट फेज़ जब पेशेंट की चेस्ट साइलेंट हो जाती है, उसकी जो हमारे पास एक जो वेंटिलेटरी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, तो उसका लेवल हमें ABGs से पता चलता है, ओके। देन ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से ब्रोंकोडायलेटर्स देने से FeV1 बढ़ रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक्सरसाइज करने से ये कम होता है। तो ये बेसिकली ये हमारे पास FeV1 यानी कि एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बिफोर ब्रोंकोडायलेटर्स था, और ये किस तरह से एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बढ़ गया है आफ्टर गिविंग ब्रोंकोडायलेटर। तो ये एक टेस्ट है जिससे पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, जिससे हम लोग बेसिकली ये एस्थमा को डायग्नोज करते हैं। देन एस्थमा कंट्रोल है या नहीं है, ये बेसिकली कुछ साइन सिम्टम से हमें पता चलता है। कुछ बाज़ पेशेंट्स के अंदर डे टाइम सिम्टम्स अगर होती हैं या नहीं होती, या वो पेशेंट उसका सांस लेने की रफ्तार, उसकी जो है वो हार्ट बीट, उसकी इसके अलावा लंग फंक्शन टेस्ट कैसे, इन सब से हम डिसाइड करते हैं। अगर डे टाइम सिम्टम्स पेशेंट के अंदर समटाइम्स होती हैं, समटाइम्स नहीं होती, कोई नाइट टाइम सिम्टम्स नहीं होती, वो इजीली सारे काम कर सकता है और उसके लंग फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, इसका मतलब कि एस्थमा प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर वीक के अंदर 2 से 3 दफ़ा मॉर्निंग सिम्टम्स होती हैं, समटाइम्स नाइट सिम्टम्स होती हैं, और लंग फंक्शन टेस्ट
डिक्रीज़ हैं तो इसका मतलब कि वो पार्शली कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट सिम्टम्स होती हैं, डे सिम्टम्स तो बहुत ज़्यादा मोर देन ट्वाइस ए वीक, मीन्स कि ये जो पार्शली कंट्रोल्ड एटलीस्ट अगर मोर देन 3 फीचर्स हैं एक वीक के अंदर, तो उसको हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द मैनेजमेंट। हम उन्हीं स्टेप्स को, जिन स्टेप्स को हमने पहले डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड हम मैनेज करेंगे कि ये जो हमारे पास बेसिकली लंग के ब्रोंकाई नैरो हुए थे, एक तो हम लोग मैनेज करते हुए इन ब्रोंकाई को ओपन कर देंगे, वी विल गिव द ब्रोंको डायलेटर्स। ओके, तो ब्रोंको डायलेटर्स इन पेशेंट को देंगे। सेकेंडली, जो इन्फ्लेमेशन हुई थी, हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे। तो हमारा मेन एम जो है वो क्या है कि एक इन्फ्लेमेशन को कम करना है, सेकेंडली हमने इन ब्रोंक्यूल्स को ओपन करना है, ब्रोंकाई को ओपन करना है, मीन्स के ब्रोंको डायलेटर्स देने हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट अदर ड्रग्स भी दे सकते हैं, जिस तरह से मास्ट सेल्स जिन्होंने डीग्रेनुलेट होकर ये मीडिएटर्स रिलीज़ किए थे और उन्होंने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाई थी और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ाई थी, हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दे सकते हैं। इसके अलावा जो ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, हम उन ल्यूकोट्राइन्स को ब्लॉक कर सकते हैं। हम इस IgE एंटीबॉडी को ही ब्लॉक कर सकते हैं ताकि एलर्जन इसके साथ बाइंड ही ना हो। तो दीज आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस वी कैन गिव। लेकिन ज़्यादातर इन पेशेंट्स के अंदर हम ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ द स्टेप वाइज अप्रोच कि सबसे पहले हम इन पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़े, जिसके हम लोग वेंटोलिन इन्हेलर भी कहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट पेशेंट को देते हैं। साबा मीन्स के वेंटोलिन इन्हेलर्स ये रिलीवर मेडिसिन के तौर पे भी काम करते हैं, मीन्स के इमीडिएटली जो सिम्टम्स को रिलीव करते हैं, दैट इज़ द साबा। वेंटोलिन इन्हेलर के नाम से आता है, साल्ब्यूटामॉल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस साबा। अगर पेशेंट को साबा से फ़र्क नहीं पड़ रहा, देन हम लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड करते हैं। साबा इज़ बेसिकली ब्रोंको डायलेटर, इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो हम लो डोज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऐड करेंगे। ठीक है, लो डोज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अलॉन्ग विद द साबा। अगर इससे भी पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ता, अब हम लोग साबा को लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये बेसिकली जो साबा और जो लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये क्लैनिल कंपोजिटिक के नाम से आता है। पेशेंट्स को अगर वेंटोलिन से या फिर इन सारों से फ़र्क नहीं पड़ रहा, देन वी विल गो फॉर दिस क्लैनिल कंपोजिट, या ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, जिस तरह से मॉन्टिलोकास्ट। ठीक है, ये बेसिकली ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, जो ल्यूकोट्राइन मीडिएटर्स हैं, उनके फंक्शन को ये ख़त्म कर दे ताकि ये जितनी भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये ना हो। अगर पेशेंट को लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड से फ़र्क नहीं पड़ता, देन वी विल शिफ्ट टूवर्ड्स द मीडियम और हाई डोज्ड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ हम लाबा या थियोफाइलिन या ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, एंड देन इफ़ ऑल दीज स्टेप्स फेल डाउन, देन वी विल गो फॉर ओरल स्टीरॉइड्स और IgE एंटीबॉडी ओमेलिजुमैब। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं, फिर हम उसके अंदर लो डोज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऐड करते हैं। लो डोज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स फेल हो जाए, देन वी विल गो फॉर हाई डोज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उसके बाद हम स्टीरॉइड्स, ओरल स्टीरॉइड्स और एंटीबॉडीज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन्हेलर से हम लोग इन्हेलर यूज़ करते हैं। इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम कैप को रिमूव करके एक लंबा गहरा सांस बाहर लेंगे। उसके बाद इसको पूरी तरह से इसके माउथ पीस को माउथ के अंदर रख के फिक्स करके, उसके बाद एक इसको पंप लेंगे, इसके 2-3 और एटलीस्ट 10 सेकेंड्स तक माउथ को बंद करके रखेंगे, ताकि उसके जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर की तरफ वेस्ट ना हो जाए, बल्कि अंदर लंग्स के ही जाएँ। तो दिस इज़ बेसिकली द मेथड टू यूज़ इन्हेलर। देन एक्यूट एग्जर्बेशन ऑफ एस्थमा। एक्यूट एग्जर्बेशन ऑफ एस्थमा में बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है क्योंकि अब इन पेशेंट्स के अंदर लंग्स, चेस्ट साइलेंट हो जाती है। ये पेशेंट्स जो है वो इनकी जो वेंटिलेटरी कैपेसिटी है लाइफ थ्रेटनिंग जो एस्थमा उसके अंदर कम हो जाती है, जिसकी वजह से
ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन कम होगी, तो उसकी वजह से साइनोसिस होता है, ठीक है। और जो लंग्स के फंक्शन टेस्ट हैं वो 33% से भी डिक्रीज़ कर जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्यूट एक्जर्बेशन ऑफ एस्थमा के पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं, चेस्ट साइलेंट है, साइनोस हो गया, हार्ट रेट 100 से बढ़ रहा है, रेस्पायरेटरी रेट बढ़ रहा है। तो इस केसेस के अंदर हम सबसे पहले पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देते हैं। इसके बाद हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है। अब इस केस में हम सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है। इससे अगर तो पेशेंट को फ़र्क पड़ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ वी विल मूव टूवर्ड्स द आईवी मैग्नीशियम सल्फेट हम पेशेंट्स को देते हैं। तो ये एक्यूट एक्जर्बेशन में जो हमारे पास बेसिकली हम लोग देते हैं ना साल्ब्यूटामॉल, तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होता है, तो साथ में हम पोटाशियम सप्लीमेंट्स भी देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहला इसका क्या ट्रीटमेंट है कि हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ स्टीरॉइड्स देंगे, फ़र्क नहीं पड़ रहा तो सेकंड ऑप्शन इज़ आईवी मैग्नीशियम सल्फेट या अमाइनोफाइलिन्स देते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एक्जर्बेशन ऑफ एस्थमा भी हमने देख लिया, जिसके अंदर चेस्ट साइलेंट हो जाती है, जबकि जो दूसरा हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट टू सिवियर एस्थमा, उसके अंदर हाइपर वेंटिलेटेड चेस्ट होती है, ओके।